ठीक है, क्लास शुरू करते हैं हम। अपनी नी हम नी पेन के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में। लेकिन नी पेन के बारे में पढ़ने से पहले हमें नी की एनाटॉमी को समझना होगा। अगर हम नी की एनाटॉमी को समझेंगे तो फिर नी में घुटने में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम नी की एनाटॉमी यानी नी जो है घुटने की क्या क्या उसमें संरचनाएं होती हैं वो हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नी जॉइंट की एनाटॉमी क्या है कि नी जो है घुटना जो है नी जॉइंट जो है वो एक सबसे बड़ा जॉइंट हमारे शरीर का है। नी इज द बिगेस्ट जॉइंट इन अवर बॉडी। जो किससे मिलके बना होता है? दो बोन में से एक्चुअली तीन बोन होती है। मतलब ऊपर वाली बोन जो थाई बोन जो है हमारी फीमर बोन, और नीचे वाली जो है शिन बोन यानी टिबिया भी बोलते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इस तरह से ये जो ऊपर वाली जो बोन होती है हमारी उसको फीमर बोलते हैं, और नीचे वाली जो दो बोन होती हैं टिबिया और फिबुला। तो नीचे वाली टिबिया से ज्वाइंट रहती है, और जो नीचे वाली दो बोन यानी टिबिया और फिबुला होती है, फिबुला का इसमें कोई रोल नहीं होता जॉइंट जॉइंट नी जॉइंट में। जो टिबिया वाली जो फिबुला जो होती है, सॉरी, वो केवल टिबिया से जुड़ी हुई होती है। तो टिबिया और फिबुला, सॉरी, फीमर और टिबिया, और साथ में ये छोटा सा पटेला, इसको नी कैप भी कहते हैं, ये तीन मिलकर नी जॉइंट को बनाते हैं। ठीक है। तो नी जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं, बिगेस्ट जॉइंट है। और बहुत सारे और भी जॉइंट हैं जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में, जो कि मतलब जो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एंकल भी है, हमारा एल्बो भी है। ये सब क्या है? हम रिस्ट जो है, ये सारे हमारे साइनोवियल जॉइंट है, और कई सारे तरह के साइनोवियल जॉइंट होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो नी जॉइंट हमारे तीन बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है। आगे चलते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो नी जॉइंट बनाती है, हम जिनके बारे में हम आगे की क्लास इस क्लास में पढ़ेंगे। वो है बोन्स एंड जॉइंट्स। कौन कौन सी बोन्स होती हैं, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। लिगामेंट एंड टेंडन्स के बारे में पढ़ेंगे। मसल्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स, ये सब मिलकर नी जॉइंट बनाती हैं। और इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम आने की वजह से जो है नी के घुटने से रिलेटेड बीमारी आ सकती है। तो वो हम इसमें सभी को पढ़ेंगे डिटेल में, ताकि हम सभी प्रॉब्लम्स को, नी में आने वाली में आने वाली घुटने के दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि तीन बोन मिलके बनी हुई है। तो ऊपर वाली बोन जो है हमने देखा कि फीमर, नीचे वाली जो हमने देखा कि टिबिया और एक नी। अब ये दोनों जो बोन है, इनके बीच में पटेला है एक। तो तीन बोन ये हो गई। अब ये पूरा जो है ये सब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, मतलब तीनों बोन जो है एक साइनोवियल फ्लूइड से क्या होती है, इसमें एक लिक्विड भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। मतलब आप ये सोचिए कि जैसे हमने तीन बोन जोड़ दी एक साथ, और उसके ऊपर हमने कोई लिक्विड भर के और उस पर थैली चढ़ा दी। तो एक्चुअली क्या है कि जो मेम्ब्रेन चढ़ी है वो तो है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है दैट इज साइनोवियल फ्लूइड, जिसको ही आम भाषा में हम कहते हैं ग्रीस। और इसी ग्रीस, या तो ग्रीस खत्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि ग्रीस खत्म हो गया घुटने में, ये यानी साइनोवियल फ्लूइड जो है खत्म हो गया, या जो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है साइनोवियल फ्लूइड में या साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसकी जो मेम्ब्रेन जो होती है, जैसे मैं बता रही हूँ कि एक हमने पॉलिथीन चढ़ा दी, थैली चढ़ा दी, तो उसको साइनोवियम बोलते हैं। मैम जी, मैम दोबारा बता दीजिए आप, प्लीज एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिपीट कर, देखिए, हमने देखा तीन बोन से मिलकर बना है। ऊपर वाली बोन जो हमारी फीमर है, नीचे वाली बोन हमारी टिबिया है, और उसके ऊपर एक नी है, वो सॉरी नी कैप है, पटेला है। तो ये तीन बोन है। अब हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने तीन बोन जो है ज्वाइंट कर दी, पास पास रख दी, जोड़ दी। आगे पढ़ेंगे लिगामेंट से जुड़ी हुई होती हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने इनके ऊपर एक जैसे जेली जेली नहीं होती है, जैसे बच्चों की एक जेली जैसे सबस्टेंस होता है, चिपचिपी जेली होती है,
तो आप ये मानिए कि जैसे हमने इनके ऊपर एक जेली चढ़ा दी और जेली के ऊपर एक पॉलिथीन चढ़ा दी, तो मतलब आप ये समझिए कि वो जो जॉइंट है, तीनों तीनों वाली तीनों बोन है, उसके अंदर हमने जेली भर के उसके ऊपर पॉलिथीन चढ़ा दी। तो वो जेली जैसा सबस्टेंस है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो जो जेली जैसा सबस्टेंस हमने उसके ऊपर चढ़ाया है, दैट इज ग्रीस, यानी दैट इज साइनोवियल फ्लूइड। और जो थैली चढ़ाई है, दैट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन, या साइनोवियम भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर घर्षण ना हो, तो इसी के लिए उसके सभी में, जिसमें फिबुला भी टिबिया भी आ गई, फीमर भी आ गई, नी कैप भी आ गई, इन सब के ऊपर ही वो ग्रीस जैसा पदार्थ है, जिसमें क्या है, वो ग्रीस भरा हुआ है, यानी वो साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, यानी वो साइनोवियम जो है मेम्ब्रेन है। अब इसी को कहते हैं हम ग्रीस खत्म हो गया, इसी को हम कहते हैं कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, साइनोवियम में इन्फ्लेमेशन हो गया या साइनोवियल फ्लूइड में इन्फ्लेमेशन हो गया। और जो रूमेटाइड अर्थराइटिस जो वाली जो बीमारी होती है ना, वो भी इसी साइनोवियम में ही, आगे हम देखेंगे जब कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस को, कि इसी साइनोवियम मेम्ब्रेन में, यानी जो हमने बताया ना कि लिक्विड के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, उसी मेम्ब्रेन में ही ऑटो इम्यूनिटी आ जाती है, मतलब उसी के जो सेल्स, उसमें मैक्रोफेजेस होती हैं, हम कल पढ़ेंगे, वही जो होती है वो ऑटो इम्यूनिटी करने लग जाती है, मतलब वो जो है उस सारी मेम्ब्रेन को खा जाती है, मतलब एंटीबॉडीज को खत्म कर देती हैं, साइनोवियल फ्लूइड को खत्म कर देती हैं, उसके बाद कार्टिलेज को भी खत्म कर देती हैं। तो एक्चुअली ये जो ग्रीस वाला रोल है ना, ये किसका है, साइनोवियम बनाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि साइनोवियल एक्चुअली फ्लूइड है क्या। तो हमने देखा क्या है ये, कि साइनोवियल फ्लूइड जो है एक जेली जैसा सबस्टेंस है। आप ये मान लीजिए कि जेली ही है, जैसे कि जेली बहुत चिपचिपा लिगुई पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है, जो क्या किस लिए दिया है, वो उस घर्षण को कम करने के लिए बनाया गया है, भरा है जॉइंट्स में। ये केवल इसी जॉइंट में नहीं होता, ये और भी जॉइंट्स में होता है हमारे, जैसे कि हमारे बात करें तो हमारे नी हिप जॉइंट में भी होता है, हमारे एल्बो जॉइंट में होता है, कई सारे और भी हमारे जॉइंट है जिसमें कि साइनोवियल फ्लूइड बड़ा होता है। अब इसका कंपोजिशन क्या है, मतलब देखें तो केमिकली क्या है ये, तो जैसे हमारा प्लाज्मा होता है ब्लड का, कि जैसे हम ब्लड का प्लाज्मा हम ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कि अगर ब्लड में से हम सारी सेल्स निकाल दें तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो प्लाज्मा बचेगा। तो एक्चुअली जो ये जो साइनोवियल फ्लूइड का जो कंपोजिशन है, कुछ कुछ प्लाज्मा जैसा ही होता है, ब्लड प्लाज्मा जैसा। और इसका मेन कंटेंट क्या है, वाटर है, और क्या है, हाइलुरोनम या हाइलुरोनिक एसिड। तो इसी के बारे में आजकल सब लोग जो है सारे एड्स बनते हैं नी के लिए, आप लीजिए हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। एक्चुअली हाइलुरोनिक एसिड क्या है, इस साइनोवियल फ्लूइड का मेन कंटेंट है, मतलब वाटर के बाद अगर जो मेन चीज जिसमें आती है वो है हाइलुरोनिक एसिड। और वो क्या है, एक तरह का पॉलीसेकेराइड्स है, मतलब ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकेन है, मतलब एक तरह का कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस है, जो एक तरह का अमीनो एसिड भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी है, एक कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस है, जो कि मेन साइनोवियल फ्लूइड का जो मेन कंटेंट है। इसी की वजह से जो है, क्योंकि नीम ये खाएंगे, ये लेंगे, इसके कैप्सूल लेंगे, इसके इंजेक्शन लेंगे, ऐसे फूड लेंगे जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, तो क्या बनेगा एक्चुअली, ग्रीस बनेगा, दैट ग्रीस यानी साइनोवियल फ्लूइड बनेगा, और जो हमारे सारे जॉइंट्स के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए आजकल सारे जो नी के लिए सब बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड लीजिए, ये केवल जॉइंट्स में नहीं होता, और भी कहाँ होता है, हमारे स्किन में भी होता है, हमारे आईज में भी होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हाइलुरोनिक की बात, एसिड की बात की जाती है। तो बेसिकली ये एक सबस्टेंस, जो ग्लूई सबस्टेंस है, जो कि टिश्यूज में पाया जाता है, क्योंकि हमने देखा अभी कि साइनोवियल फ्लूइड क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू ही तो है। इसी प्रकार से ये स्किन की जो लेयर हमने पढ़ी थी, कि स्किन में कई सारी लेयर होती है, अंदर पहले एपिथेलियम होगी, फिर कनेक्टिव टिश्यू होगा, तो वहां के कनेक्टिव टिश्यू में फिर ये हाइलुरोनिक एसिड पाया जाएगा, आईज के कनेक्टिव टिश्यू में भी है। तो बेसिकली हम देखा जाए तो हाइलुरोनिक एसिड कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाना वाला एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस है, जो कि टिश्यूज की मरम्मत करने के लिए जरूरी है, टिश्यू को नॉर्मल उसकी मतलब कॉन्टेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, मतलब उसको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, ताकि टिश्यू जो है
मजबूत रहे, उस वो मुड़ तुड़े तो टूटे नहीं, रीजनरेशन उसमें होता रहे, तो वो उसके लिए जरूरी है, मतलब मेन सबस्टेंस है कनेक्टिव टिश्यू का। तो वो सभी जॉइंट्स के लिए भी जरूरी है और स्किन और अदर टिश्यूज के लिए भी जरूरी है। ठीक है, अब हमने साइनोविलियर फ्लूइड्स को पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। एक वर्ड आता है कॉन्डाइल्स। तो कॉन्डाइल्स क्या है, कॉन्डाइलाइटिस भी हो जाता है, तो कॉन्डाइल्स क्या है? तो देखिए, कॉन्डाइल्स क्या है कि हमने देखा कि ऊपर वाली जो बोन है, फीमर वाली बोन है ना, तो फीमर की बोन्स में ऐसे घुमाव होते हैं दो। तो ये जैसे ऊपर वाली ये फीमर बोन है, दोनों दोनों पैरों की ऊपर वाली फीमर बोन है, और इसमें ये घुमाव है, जैसे गोल गोल स्ट्रक्चर है। और इसी ग्रुप में जाके आगे से फिर पटेला आता है, इसी ग्रुप में ये जो छेद है बीच का, इसी में आगे पटेला आता है। तो बेसिकली ये जो गोल घुमाव जैसे बॉल जैसे स्ट्रक्चर बन गई है फीमर की, तो यही क्या है, कॉन्डाइल्स। और इन्हीं कॉन्डाइल्स में इन्फेक्शन, यानी इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, यानी इसकी जो कॉन्डाइल खुद की लेयर है, हमने बोन में पढ़ा था कि बोन की सबसे भारी परत कौन सी होती है, पेरिओस्टियम। ठीक है, तो कॉन्डाइल्स के पेरिओस्टियम लेयर में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसको कॉन्डाइलाइटिस बोलते हैं। जिसके लिए अगर जो लोग क्लासेस सुनते हैं तो सुधाकर सर बहुत ज्यादा बोलते हैं कि ये नी में इन्फ्लेमेशन नहीं है, ये कार्टिलेज में इन्फ्लेमेशन नहीं है, ये कॉन्डाइलाइटिस है। कई बार उन्होंने बोला भी है कई केसेस के लिए। तो बेसिकली ये कॉन्डाइल्स क्या है, ये जो जो घुमावदार स्ट्रक्चर जो है, यानी ये नी का ही पार्ट है, और नी की ही घुटने का ही पार्ट है, यानी बोन का ही पार्ट है, और बोन के अंदर की वाली लेयर में ही यहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, या कार्टिलेज में नहीं होता। ठीक है, अब क्या है, प्लेट्यूज। तो हमने देखा ऊपर की जैसे फीवर वाली बोन तो है, ये ऐसे घुमावदार स्ट्रक्चर बनाती है, यानी बॉल जैसे स्ट्रक्चर बना ली। लेकिन अब ये बॉल जैसे दोनों स्ट्रक्चर कहाँ बैठेंगी, इन्हें किसके ऊपर किसके ऊपर सेट होंगी, तो नीचे वाली जो टिबिया है, इसको टिबिया प्लेट्यू बोलते हैं। ये है टिबिया प्लेट्यू। टिबिया प्लेट्यू क्या है कि जैसे नीचे वाली जो बोन है, ये नीचे वाली बोन जो है, इनके जो ऊपर वाले घुमाव जो है उसको सेट होने के लिए ये ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जैसे प्लेट्यू क्या होता है कि चौड़ी स्ट्रक्चर जो कि दोनों तरह से जो है उभरी हुई है, बीच में से फ्लैट है, तो इस तरह से ये प्लेट्यू जैसी स्ट्रक्चर है। कि मतलब जो जो दो घुमावदार जो स्ट्रक्चर जो ऊपर वाली बोन में बनी है, यानी फीमर में बनी है, तो उनको एडजस्ट करने के लिए टिबिया में दो प्लेट्यूज बने हुए हैं, समतल बने हुए हैं, मैदान बने हुए हैं। मतलब प्लेट्यू का मतलब एक्चुअली मैदान जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो बेसिकली उसको सिट करने के लिए, उसको बैठने के लिए इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। ये दोनों जो है ये है प्लेट्यूज, टिबिया प्लेट्यूज। और इन्हीं टिबिया प्लेट्यूज में कई बार हम देखते हैं कि नीज में क्या प्रॉब्लम होती है, टिबिया फ्रैक्चर इन टिबिया प्लेट्यूज, मतलब इस वाली स्ट्रक्चर में जो है फ्रैक्चर हो जाता है, यहाँ से नी जो है टूट जाता है, यहाँ ये वाली बोन जो है फ्रैक्चर हो जाती है। तो हम सोनो अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, या सॉरी अल्ट्रासाउंड में नहीं, एमआरआई स्कैन में देखते हैं, उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि टिबिया फ्रैक्चर है, टिबिया प्लेट्यू फ्रैक्चर है। ठीक है, कल हम रिपोर्ट्स भी देखेंगे, तो ये सारे जो वर्ड्स हम आते हैं जो रिपोर्ट्स में कि क्या हुआ है नी की प्रॉब्लम, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखिए कि प्लेट्यूज क्या है। अब हम आगे चलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज ही बहुत जो है सारी, मतलब इसी पे सारी प्रॉब्लम बेस्ड होती है एक्चुअली नीज की। तो है ये है क्या कि जिसको हम सामान्य भाषा में कार्टिलेज भी बोलते हैं, या आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्यों, यानी जॉइंट्स के ऊपर जो कार्टिलेज है आर्टिकुलर, इसलिए उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, या सामान्य भाषा में कार्टिलेज भी कह सकते हैं। ये क्या है, तो देखिए जैसे कि हमने देखा कि ऊपर वाली जो बोन है फीमर बोन, उसके जो कॉन्डाइल्स हो गए, और नीचे वाली बोन के टिबिया प्लेट्यू हो गए, तो दोनों सबको कवर करने वाली, मतलब बोन के ऊपर एक और कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग, वो है कार्टिलेज। ये बोन का पार्ट नहीं है, बोन की खुद की लेयर नहीं है, बट बोन के ऊपर एक और लेयर है। अगर याद करें तो सी फॉर कार्टिलेज, सी फॉर कवरिंग, मतलब ये बोन की एक और कवरिंग है, वो बोन के ऊपर एक और कवर है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि बोन का खुद का पार्ट नहीं है, बट बोन इसके ऊपर एक और कनेक्टिव टिश्यू की कवर है टू प्रोटेक्ट जॉइंट्स। तो ये जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए
ये इसके ऊपर भी है, यानी फीमर के ऊपर भी है, दोनों कॉन्डाइल्स के ऊपर, टिबिया के ऊपर, नीचे वाली बोन के ऊपर भी है, और ये पीछे से नी कैप के पीछे भी है। अब जब ये जो जब कहते हैं कि नी कैप, मतलब नी जो है घिस रहा है, बीच की कार्टिलेज खत्म हो गई, तो हम इसी कार्टिलेज की बात करते होते हैं। अभी हम आगे और देखेंगे कि जब अगर साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया, अब वो नी घिसेगा, तो घिस के क्या घिसेगा, क्या घिसता है नी में, ये कार्टिलेज घिसती है। और ये कार्टिलेज क्या करती है, एक्चुअली ये बोन को प्रोटेक्ट कर रही है ना। अब इस कार्टिलेज की वजह से तो दोनों जो मतलब एक्चुअल बोन है, बोन तो खुद कनेक्ट नहीं हो रही ना, बोन तो टच नहीं हो रही ना, दोनों बोन एक दूसरे टच नहीं हो रही, ना ही पटेला टच हो रहा है। तो ये कवरिंग की वजह से घर्षण कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक्चुअल बोन की खुद की लेयर प्रोटेक्ट रहती है, यानी पेरिओस्टियम प्रोटेक्ट रहती है, जो है बोन प्रोटेक्ट रहती है। लेकिन जब ये ही घिस जाती है, कार्टिलेज घिस जाती है, तभी हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में जैसे ये कंडीशन होती है, या और भी आगे हम देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो वो कार्टिलेज क्या हुई, बोन के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग, जो कि टिबिया में भी होती है, फीमर में भी होती है, और पीछे से नी कैप में भी होती है। अब हम चलते हैं लिगामेंट एंड टेंडन्स, ठीक है। लिगामेंट और टेंडन्स क्या है, एक्चुअली लिगामेंट क्या होते हैं, लिगामेंट होता है जो कि बोन को बोन से कनेक्ट करता है, मतलब ऐसा टिश्यू जो कि बोन टू बोन कनेक्ट करता है, यानी एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। और टेंडन्स क्या है, यानी टेंडन्स वो हुए जो बोन को टिश्यू से कनेक्ट करे, यानी बोन को मसल से कनेक्ट करें, यानी बोन को लिगामेंट से कनेक्ट करें। तो बेसिकली तीन चीज हम पढ़ते हैं, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन्स। तो कार्टिलेज तो क्या हुई, बोन के ऊपर कवरिंग, लिगामेंट क्या हुआ, ऐसे है तो ये सब टिश्यू ही है ना, तो टिश्यू ही यानी मसल्स है, मसल टिश्यू ही है, तो ये क्या हुए, लिगामेंट, जो कि बोन को बोन से कनेक्ट करेगा। तो अब बोन से बोन कनेक्ट करेगा मतलब कैसे, किसको किससे कनेक्ट करेगा, चार तरह के लिगामेंट बोन नी जॉइंट में पाए जाते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसीएल। एसीएल मतलब एंटीरियर क्रूसिकेट लिगामेंट। वो क्या होता है, ये आगे की साइड से, मतलब कहाँ से निकलेगा, देखिए ये कहाँ से निकल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर जो है पीछे की साइड से, मतलब ये आगे से निकल के पीछे जा रहा है, ये देखिए, यानी कहाँ से निकल रहा है, ये नीचे से निकल रहा है, यानी ये वाली बोन कौन सी हुई, ये बोन हुई हमारी नीचे वाली टिबिया। तो टिबिया में आगे ये नी का, ये जो फ्रंट साइड से व्यू देख रहे हैं हम, तो ये आगे साइड से निकल कर पीछे जा रहा है, एसीएल। पीसीएल मतलब पोस्टीरियर क्रूसिकेट लिगामेंट, मतलब ये पीछे से आगे आ रहा है, पीछे से आके ज्वाइंट हो रहा है, तो ये हो गया पोस्टीरियर क्रूसिकेट लिगामेंट, ठीक है। और दो साइड वाले हो गए। तो अगर हम समझें, अगर नी के स्ट्रक्चर समझें, तो जैसे दो दो मतलब इसके साइड में हम एक और पैर को रख दें, मतलब कि अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, एक सेकेंड, ये अगर ये स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसमें बीच वाली जो जगह है, ये वाला राइट, इस राइट हैंड साइड वाला, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये वाला जो जिसे आप मेरा पॉइंटर है, वो राइट साइड वाला हो गया लेग, और ये हो गया लेफ्ट साइड वाला लेग, ठीक है। तो ये जो जगह है, जहाँ बीच वाली जगह, जहां से दोनों आपस में टकराएंगे, अगर हम देखें तो नी, तो ये वाली सरफेस जो होती है मीडियन सरफेस बोली जाती है। और दोनों जो साइड फ्री हैं, वो लेटरल सरफेस बोली जाती है। कभी भी अगर हम देखते हैं मीडियन, कई बार लिखा होता है मीडियन सरफेस पे फ्रैक्चर है, या मीडियन सरफेस जो है वहां का गैप कम हो गया, या लेटरल साइड का गैप कम हो गया, बहुत सारी जगह हमने रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो मीडियन सरफेस कौन सी होती है, मीडियल सरफेस या मीडियन एक ही बात है, मीडियन और मीडियल उससे वर्ड का डिफरेंस है। अगर मीडियल कॉन्डाइल लिखा है, तो बीच वाली सरफेस वो हो गई मीडियन, और दोनों साइड्स वाली हो गई लेटरल, ठीक है। और आगे मतलब एंटीरियर, पीछे मतलब पोस्टीरियर। तो यहां पर देखा जाए तो अगर हम लिगामेंट देख रहे थे, तो ऐसा सर्वे, ये जो साइड वाला जो, ये साइड वाला जो है, जो कि ऊपर वाले फीमर को और टिबिया को जोड़ेगा, वो हो गया एमसीएल, यानी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। और ये हो गया एलसीएल, जो फ्री साइड वाला है, वो हो गया एलसीएल फॉर लेटरल कोलेटरल लिगामेंट।
तो बेसिकली 4 लिगामेंट्स हमने देख लिए जो कि नी को इस बोन को, इन बोन्स को ज्वाइंट करे रहते हैं। अगर ये ज्वाइंट नहीं होंगे, मतलब लिगामेंट्स नहीं होंगे, तो फिर ज्वाइंट कैसे रहेंगे? फिर तो फ्रीली कहीं भी चले जाएंगे। तो इन लिगामेंट्स की वजह से ही बोन का जो ये जो ज्वाइंट है का मूवमेंट जो है कंट्रोल रहता है। मतलब एमसीएल एलसीएल की वजह से तो नी तो ना तो बहुत ज्यादा अंदर जाता है, ना बहुत ज्यादा बाहर की तरफ जाता है। इसी तरह से एसीएल और पीसीएल की वजह से ही अगर हम देखें तो नी जो है बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा सकता और बहुत ज्यादा आगे नहीं आ सकता। तो इन चारों लिगामेंट्स की वजह से ही जो नी का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल रहता है। और इनमें से किसी की देखा होगा, किसी ने देखा होगा कि एमसीएल रप्चर हो गया, यानी टूट गया, एमसीएल इंजरी हो गई, वो टूट गया, तो इस लिगामेंट की वजह से उसका नी जो है अंदर की तरफ बहुत ज्यादा चला जाता है। बहुत कई केसेस में होता है कि मतलब अगर अंदर, मतलब कि जैसे दो पैर है, मतलब मीडियन साइड पे बहुत ज्यादा चला जाता है, क्योंकि वहां लिगामेंट टूटा हो गया, उसको कंट्रोल करने वाला लिगामेंट ही टूट गया, तो अंदर साइड चला गया। कई बार क्या होता है कि अक्सर जो पीसीएल और सॉरी एसीएल और पीसीएल जो होते हैं ना, वो स्पोर्ट्स इंजरी में टूटते हैं, क्योंकि वो अंदर की साइड होते हैं, तो वो जनरली इतनी जल्दी टूटते नहीं है। लेकिन जहाँ जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो कुछ खेलते हैं, उनकी जो स्पोर्ट्स जो इंजरी होती है, वहां ही एसीएल पीसीएल रप्चर होते हैं, ठीक है, यानी टूटते हैं। तो हमारे हिसाब से तो एसीएल पीसीएल रप्चर जो है ये लोग मेडिकली ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हम तो, जब हमारे लिए तो सभी लिगामेंट सेम है, तो हम सभी लिगामेंट जो है रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो एसीएल हो, पीसीएल हो, एलसीएल हो, एमसीएल हो, ठीक है। तो हमने लिगामेंट्स पढ़ लिए और इनकी पोजीशन देख ली। अब हम पढ़ते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या है? मेनिस्कस भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है। क्या है? कार्टिलेज ही है। वो क्या है कि जैसे यहाँ आप देखते हैं, अभी हमने देखा इस पे कौन सी लेयर है नी के ऊपर, ये कार्टिलेज है, जिसको हमने आर्टिकुलर कार्टिलेज या कार्टिलेज बोला। अब इन कार्टिलेज के बाद भी एक और प्रोटेक्शन है। देखिए नी में कितना ज्यादा प्रोटेक्शन होता है कि ताकि घर्षण से बचा सके, जॉइंट जो है घिसे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये सब घिस जाती हैं और नी जो है, नी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे सोचिए कि वो कितना क्या क्या घिस, ये कार्टिलेज भी घिस गई। अब ये जो बीच वाली जो मेनिस्कस है, मतलब ये क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज जैसी ही होती है, कार्टिलेज जैसी ही होती है। और दो एक कुशन जैसे पदार्थ मतलब कुशन जैसी कार्टिलेज है, थोड़ी मोटी है, लगभग 1/4 इंच मोटी जो होती है ये। और क्या है ये? एक गास्केट लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब गोल स्ट्रक्चर है, गास्केट या हॉर्स कैप, जैसे जो घोड़े की जो वो नाल होती है ना, उस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। जो कि इसमें क्या फिक्स होगा? ये जो कॉन्डाइल फिक्स हो जाएगा, दोनों साइड की जो कॉन्डाइल है वो यहाँ फिक्स हो जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या करती है कि ये ऐसे काम करती है कि जैसे कोई गास्केट हो, उस गास के ऊपर बॉल हो, बॉल का जो मूवमेंट है वो गास्केट की वजह से कंट्रोल्ड है, ना तो वो बहुत ज्यादा पीछे जाएगा, ना बहुत ज्यादा आगे जाएगा, और ना ही साइड में जाएगा। तो इस नी के कॉन्डाइल्स यहाँ इस गास्केट में फिक्स हो जाते हैं। तो ये होते हैं मेनिस्कस। सेम वही कार्टिलेज से बने होते हैं, जैसे कि कार्टिलेज इसके ऊपर होती है, वही उस तरह से ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े मोटे होते हैं स्ट्रक्चर में। और ये क्या है? सेम प्रोटेक्शन का काम करते हैं और कंट्रोल्ड करते हैं मूवमेंट को। और क्या काम करती है मेनिस्कस? मेनिस्कस ये काम करते हैं कि जैसे कि जो वेट पड़ रहा है ना, उसको फैला देते हैं। मतलब अगर मेनिस्कस ना होगा तो जो वेट, जैसे कॉन्डाइल्स का जो वेट पड़ेगा वो एक ही जगह पड़ेगा, एक ही पॉइंट पे पड़ेगा, लेकिन जो उसको वेट जो है उसको स्प्रेड कर देता है ये मेनिस्कस, ताकि जो पूरा वजन जो ऊपर के शरीर का जो वेट जो लग रहा है, वो जो है मेनिस्कस की वजह से जो जो टिबिया पे पड़ रहा है, वो क्या होता है, फैल जाता है, और किसी एक जगह एक पॉइंट पे दबाव नहीं पड़ता, जिसकी वजह से जो है बोन टूटने का डर नहीं रहता, और जो है वजन नहीं बढ़ने की वजह से वो कार्टिलेज भी नहीं घिसती है, ठीक है। तो क्या एक्चुअली क्या करते हैं कि ये वजन को स्प्रेड कर देते हैं, वेट को स्प्रेड कर देता है, और मूवमेंट को क्या है, ये कंट्रोल करता है। तो इस तरह से दो मेनिस्कस सेम, मेनिस्कस मतलब एक वर्ड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि यूएस वाला वर्ड आता है तो वो सिंगुलर होता है। जब प्लूरल में पढ़ते हैं, मतलब बहुवचन में पढ़ते हैं, तो वो क्या हो जाता है? मैंने स्काई हो गया। तो दो होते हैं मैंने स्काई, तो इसीलिए उसको मैंने स्काई लिखा है। लेकिन जब अलग अलग पढ़ते हैं तो मेनिस्कस, यानी दो मेनिस्कस या मेनिस्काई, ठीक है।
एक ही शब्द है, एक ही चीज है, लेकिन वो लिखने का फर्क है। तो यानी मीडियन सरफेस पे देखा जाए तो मीडियन मेनिस्कस, और लेटरल साइड पर देखा जाए तो लेटरल मेनिस्कस। लेकिन क्या है ये, दोनों है चीज एक ही। ठीक है, सेम ही मटेरियल से बना होता है। तो देखिए ये सारी क्या हो गया, प्रोटेक्शन हमने देख लिया नी का। और अब इन सब के ऊपर क्या रह जाएगा, अब इस सारी स्ट्रक्चर बन गई, मतलब दो बोन हो गई, बोन के ऊपर कार्टिलेज हो गई, कार्टिलेज के बाद मेनिस्कस भी आ गई, मेनिस्कस के बाद अब साइनोवियल फ्लूइड भी आ गया, साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर साइनोवियल मेम्ब्रेन भी आ गई। इतना प्रोटेक्शन हो गया नीज का। ठीक है, और बीच में हमने देख लिया लिगामेंट भी थे जो जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक पटेला लिगामेंट भी होता है जो कि पटेला को ऊपर वाली बोन और नीचे वाली यानी यानी टिबिया, फीमर से और टिबिया से पटेला को जोड़ के रखता है, वो पटेलर लिगामेंट होता है। ठीक है, तो ये सब हो गए। अब बात आती है टेंडन्स की। टेंडन्स क्या होते हैं कि हमने पढ़ा था कि टेंडन्स जो होते हैं वो बोन को मसल से जोड़ते हैं, यानी बोन को लिगामेंट से जोड़ते हैं। तो हमने देखा कि टिबिया, ये फीमर के ऊपर, ये सॉरी ये जो नी कैप है पटेला है, तो पटेला के ऊपर कौन सा लिगामेंट था, पटेलर लिगामेंट। तो पटेलर लिगामेंट के बीच में को इस बोन से जोड़ने वाला टेंडन, तो बहुत सारे टेंडन्स नी को सपोर्ट करते हैं बेसिकली। कौन कौन से, लार्जेस्ट टेंडन जो होता है वो पटेला टेंडन होता है, जो कि सबसे बड़ा टेंडन है। पटेला लिगामेंट भी सबसे बड़ा पटेला ही है, क्योंकि वो ऊपर वाली बोन को नीचे वाली बोन से जोड़ रहा है। मतलब कहने का मतलब जो है वो फीमर से, जो पटेला लिगामेंट है वो जो फीमर से लेकर टिबिया तक को पूरी बोन को जोड़ रहा है। तो पटेलर लिगामेंट भी सबसे बड़ा है और पटेलर टेंडन भी सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद और सारे कई सारे होते हैं क्वाड्रिसेप्स, यानी जो यानी थाई की जो मसल होती है उसको क्वाड्रिसेप्स मसल कहते हैं। तो क्वाड्रिसेप्स मसल से इस मसल से इस टिबिया को जोड़, सॉरी नी कैप को यानी पटेला को जोड़ने वाला जो टेंडन होता है उसको क्वाड्रिसेप टेंडन बोलते हैं। और थाई की पीछे वाली मसल्स को हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं। तो उसको जोड़ने वाला पटेला जो टेंडन हो गया वो हैमस्ट्रिंग टेंडन हो गया। तो बेसिकली मसल के नाम पर ही टेंडन के नाम होते हैं, जो कि क्वाड्रिसेप मसल से क्वाड्रिसेप टेंडन और पीछे वाली हैमस्ट्रिंग मसल से हैमस्ट्रिंग टेंडन। मसल्स कौन कौन सी होती हैं, बहुत सारी मसल्स कनेक्ट करती हैं, लेकिन हमने देख लिया कि मेन जो मसल जो होती है, आगे वाली जो मसल होती है, थाई के आगे वाली मसल्स को क्वाड्रिसेप्स मसल और पीछे वाली मसल्स हैमस्ट्रिंग मसल्स। ये दोनों मसल्स की वजह से ही जो नी का मूवमेंट जो है हम पॉसिबल हो पाता है। कि अगर हम जैसे हम तभी तो हम इसी पे गिरिराज पॉइंट और पीछे जो जो नी के लिए जो देते हैं JJ1 और जो जो 2, ये सब नी के ट्रीटमेंट में साथ ये सब देते हैं ना, क्योंकि नी की जो प्रॉब्लम है वो इन मसल्स की वजह से भी आ सकती है। मतलब अगर किसी की नी में कुछ प्रॉब्लम ना हो और ये क्वाड्रिसेप्स मसल जो है टोन हो गई हो, उसमें ही अगर सोर हो गई हो, उसमें ही अगर मतलब प्रॉब्लम हो उस मसल में, तो उसकी वजह से भी ये उसमें नी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए हम गिरिराज पॉइंट जो देते हैं वो ऊपर तक मसल को रिलैक्स करने के लिए देते हैं। तो अगर क्वाड्रिसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हम जैसे झुकते हैं तो सीधे होते हैं, तो हमारे घुटने जो है सीधे होते हैं। और पीछे वाली मसल्स यानी हैमस्ट्रिंग मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हम झुकेंगे। तो बेसिकली हमारे झुकने और सीधे होने में दोनों में ये दोनों मसल क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स का रोल होता है। इसीलिए हम जब नी का ट्रीटमेंट देते हैं तो आगे से भी और पीछे से भी इन दोनों मसल्स को भी हम इनको भी, इनमें भी ब्लड सप्लाई जो है बढ़ाते हैं, क्योंकि इसका भी नी के बेंड होने में और स्ट्रेट होने में रोल है। ठीक है, आगे हम चलते हैं बर्सा। बर्साइटिस भी नी की, जैसे नी में प्रॉब्लम बर्साइटिस, तो बर्सा क्या है, जैसे हमने देख लिया कि सब कुछ हमने स्ट्रक्चर देख ली कि नी जॉइंट में क्या क्या होता है, बस ये बर्सा रह गया। बर्सा क्या है कि छोटी छोटी फ्लूइड भरी हुई, मतलब लिक्विड से भरी हुई थैलियां हैं जो इस नी जॉइंट के पास लगी होती हैं। जैसे कि ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर जो है, तो कई सारे बरसा होते हैं, मेन 5 बरसा हैं, उसके अलावा और छोटे छोटे बरसा और होते हैं। मतलब ये ऐसे लिक्विड से भरी हुई, तो इनमें भी वही साइनोवियल फ्लूइड जैसा ही लिक्विड भरा होता है, जैसे साइनोवियल फ्लूइड होता है उसी के टाइप का ही फ्लूइड भरा होता है। जो बेसिकली किस लिए होती है छोटी छोटी थैलियां, उस मतलब वही सेम घर्षण को कम करने, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट जॉइंट है, सबसे बड़ा जॉइंट है शरीर का और सारा वेट संभाल रहा है। तो वहां घर्षण को बचाने के लिए इतना ज्यादा प्रोटेक्शन किया हुआ है कि इतने सारे
सपोर्ट सिस्टम होने के बाद भी, इतने सारे लिगा फ्रिक्शन से बचाने के इतने सारे मेम्ब्रेन्स देने के बाद भी यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर में बरसा और दिए गए हैं, यानी कि बरसा यानी फ्लूइड से, लिक्विड से भरे हुए बैग सैक्स रखे गए हैं, ताकि वो घर्षण जो है कम हो सके। तो इस तरह से हमारे 5 बरसा, जो कि प्री पटेलर बरसा यानी पटेला के आगे, इंफ्रा पटेलर बरसा यानी ये हो गया पटेला के नीचे पीछे की तरफ, और सुप्रा पटेलर पटेला के ऊपर, ये सुप्रा पटेलर, और प्री आर्सिन बरसा और सेमी मेम्ब्रेन बरसा। इस तरह से 5 मेन बरसा है, 1 2 3 4 5, और बहुत सारे छोटे छोटे बरसा और भी होते हैं, सेकेंड जिनको सेकेंडरी बरसा कहते हैं, मतलब जो साइज में थोड़े छोटे होते हैं। तो ये बरसा क्या करते हैं बेसिकली, इन्हीं बरसा में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तो बोलेंगे बरसाइटिस। बेसिकली वो क्या होगा, ना तो वो साइनोवियल फ्लूइड में बस इन्फ्लेमेशन है, ना वो किसी और जगह, वो इन्फ्लेमेशन कहाँ पर है, वो बरसा में, पर्टिकुलर बरसा में है। बेसिकली देखा जाए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो इन्फ्लेमेशन चाहे बरसा में हो, चाहे साइनोवियल फ्लूइड में हो, चाहे किसी और मेम्ब्रेन में हो, हमें तो अपना इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट ही देना होता है। पर क्योंकि रिपोर्ट लेके पेशेंट आता है, उसको ये समझाने के लिए कि क्या, कि आपके प्रॉब्लम कहाँ है, वो ये पूछता है कि रिपोर्ट लेके देखिए हमारे मेरे नी में क्या प्रॉब्लम हुई है, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए और खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए एक्चुअली इसको प्रॉब्लम कहाँ आई है। तो हमें ये सब चीजें जानना जरूरी है, नी की पूरी एनाटॉमी। लेकिन ट्रीटमेंट हमें पता है कि सभी इन्फ्लेमेशन के लिए हम इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट ही देते हैं, चाहे वो बरसा में हो, चाहे साइनोवियल फ्लूइड में हो, या कहीं भी हो। ठीक है, तो ये हो गया बरसा। और कई और सारी नर्व्स भी जुड़ी होती हैं। तो बेसिकली 2 मेन नर्व जो है, टिबियल नर्व और पेरोनियल नर्व जो है, मेन जो नर्व होती है नी में जुड़ी होती है। वैसे बहुत सारी नर्व्स होती है, पर एक जो नर्व जो कि मेन जो बड़ी नर्व है, जो आती है पेरोनियल नर्व, जो है नी के साइड से निकलती है, एक सूरन नर्व जो है कि आगे बाइफरकेट हो जाती है, और पीछे से देखते हैं जैसे कि साइटिका नर्व। तो साइटिका नर्व हम नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं, फिर भी कि जो साइटिका नर्व होती है, जो L5S1 जंक्शन से निकलती है और वो जाके नी के पीछे वाले साइड में, मतलब डॉर्सल साइड में, पीछे वाली साइड, सॉरी वेंट्रल साइड में, यानी नी के पीछे, बैक ऑफ नी पे आके वहां से ये बाइफरकेट होके, मतलब 2 होके और नीचे तक आती है। तो उस वजह से भी बहुत सारे पेशेंट्स को उस साइटिका नर्व की वजह से भी नी में पेन आता है। और एक और मेन कारण, इस पैरो जिन पेशेंट्स को ये लेटरल साइड पे बहुत दर्द आता है, वो पेरोनियल नर्व्स में वो कंप्रेस हो रही होती है, या इसमें न्यूरोपैथी, जैसे मेरे पास आज का जो केस चल रहा है, उनका सूरन नर्व, ये सूरन नर्व है ना, इस सूरन नर्व में उनको वो है, पूरा न्यूरोपैथी है, मतलब ये वाली नर्व जो है उनकी पूरी डैमेज है, न्यूरोपैथी है। और इसीलिए उनको घुटने में जो बहुत प्रॉब्लम है, कि उनको नी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये वाली जो नर्व है, सूरन नर्व जो है, इसमें उनको ये न्यूरोपैथी हो रखी है, और इसकी वजह से इनको घुटने में पेन, इसके इस साइड में पेन रहता है। तो बेसिकली नर्व की वजह से भी नी में पेन आ सकता है। वहाँ कार्टिलेज भी सही हो सकती है, वहाँ कुछ और प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन किसी वजह से नर्व अगर कंप्रेस हो रही होगी, तो वहां भी ये जो है प्रॉब्लम नी पेन की आ सकती है। ठीक है, और ब्लड सप्लाई, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी आर्टरी ये ऊपर से आ रही है, तो ये टीबीएल फीमोरल आर्टरी और टीबीएल आर्टरी, तो बहुत सारी आर्टरीज भी, बहुत सारी आर्टरीज और वेन्स जुड़ी होती हैं नी से, जिनमें ब्लड सर्कुलेशन की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो मेन आर्टरी जो होती है, वो पॉप्लिटियल आर्टरी और पॉप्लिटियल वेन, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, जो कि नी को ब्लड सप्लाई देती है, और नी से जो सप्लाई जो है वापस हार्ट तक लेके जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये नी की स्ट्रक्चर को, सभी स्ट्रक्चर्स को समझा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आने से प्रॉब्लम आ सकती है। तो बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे सारी बीमारियों को डिटेल से, कि नी की जो प्रॉब्लम्स है, कौन सी बीमारी कहाँ आने से आती, किस क्या प्रॉब्लम आने से आती है। तो हम कल कुछ रिपोर्ट्स के साथ भी हम नी की प्रॉब्लम्स को देखेंगे। आई होप कि आप सभी को ये नी की एनाटॉमी अच्छे से समझ में आ गई हो, और अगर नहीं आई है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी,
5-6 मिनट अभी बचे हैं, शायद 4-5 मिनट बचे हैं क्लास में। कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं के बारे में। अच्छा, मैं एक चीज मैडम जानना इसका चाहता था। अपना, हाँ जी। मैडम आपने इसका रिकॉर्ड किया होगा ना? हाँ जी, मैंने रिकॉर्ड किया है। मैडम इसको कल ही भेज दोगे? बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा सा ना समझने में ना इसको 3-4 बार सुनना पड़ेगा। क्योंकि एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट चीज जो ना अवॉइड नहीं की जा सकती। बिल्कुल, मैं है नी ना? एनाटॉमी के लिए तो अलग से ही क्लास भेज दूंगी इसको। आज की इसकी रिकॉर्डिंग को कल सुबह तक ही नी एनाटॉमी का ही अलग से बना के भेजूंगी, फिर डिसऑर्डर्स अलग से पढ़ लेंगे। अच्छा मैडम, मैं एक चीज ठीक है। जानना चाहता था। जी। जैसे ये सेल या वो सेल टूट गए बताते हैं, तो क्या ये न्यूरोथेरेपी से कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ हाँ, जाती हैं? हो जाती हैं। देखिए, हम मैंने अभी बताया कि हमें एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा लिगामेंट रप्चर है। हमारे लिए सब लिगामेंट बराबर है, सब कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए सब मसल हैं। हम जब ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो बॉडी ऐसे नहीं करती कि मैं एमसीएल ही जोड़ूंगी या मैं पीसीएल ही जोड़ूंगी या मैं एलसी। हम ट्रीटमेंट कोई ऐसे थोड़ा स्पेसिफिक देते हैं कि हम एलसीएल जोड़ने के अलग देंगे या पीसीएल अलग जोड़ने के लिए अलग देंगे। या इनफैक्ट अगर कोई लिगामेंट उसके इसमें एल्बो में भी लिगामेंट टीयर है और घुटने में भी लिगामेंट टीयर है, तो जब हम लिगामेंट जोड़ने का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यानी एक्चुअली मसल बनाने का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो जब मसल बनती है ना, तो पता नहीं चलता कि पेशेंट का कंधा भी ठीक हो गया और घुटना भी ठीक हो गया। तो मेरे पास एक केस आया था जिसके हाथ में उसका कभी उसका हाथ, वो तो एयर हॉस्टेस थी, उसका हाथ पीछे मुड़ गया था, उसका लिगामेंट टीयर हुआ था कंधे में। वो उसके लिए नहीं आई थी मेरे पास, लेकिन उसका वो भी रिपेयर हो गया, घुटना मतलब हाथ वाला भी रिपेयर हो गया, जबकि हम किसी उसको ट्रीटमेंट किसी चीज के लिए दे रहे थे और वो भी इसका जुड़ गया। तो जब हम ट्रीटमेंट देते हैं ना लिगामेंट का, तो वो पीसीएल भी जुड़ जाता है, एसीएल भी जुड़ जाता है, और लेकिन टाइम लगता है क्योंकि अंदर वाला उसको जुड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जुड़ जाता है। एसीएल पीसीएल भी जुड़ जाते हैं। जैसे ये जो हड्डी वाले डॉक्टर वगैरह हैं, ये वो तो नहीं कहते हैं कि जोड़ते। नहीं जी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम ये निकाल के दूसरा टिश्यू लगाएंगे, दूसरा हाँ एशियल हाँ लगाएंगे, हाँ, ये तभी मैंने पहले भी इस एक्सप्लेन तरह की बातें। बताया बताया कि जो एसीएल पीसीएल है, डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, एसीएल पीसीएल नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ जाते हैं। हम्म। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, जुड़ जाते हैं। अब उसमें प्रॉपर रेस्ट की भी जरूरत होती है, क्योंकि देखिए अब वो अंदर से जितना भी इसमें ऐसे लिगामेंट इंजरी में है ना, बहुत प्रॉपर केयर की जरूरत है, क्योंकि हम जितना मसल बना रहे हैं, अगर पेशेंट को कंट्रोल मतलब घूम रहा है, रेस्ट नहीं कर रहा है, तो हमने जितना बना बना रहे हैं मसल, वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, कुछ घूम रहा है, फिर रहा है, ज्यादा यूज कर रहा है उसको, तो वो जितनी बनती है मसल वो खत्म होती जाती है। तो यहाँ पर प्रॉपर रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है, और काफी उसको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, लेकिन वो बन जाती है। टाइम टाइम लगता है, लेकिन जुड़ जाती है।